नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 15 पाठ 15, जिसका नाम है नीलकंठ। इससे पहले हम पाठ 14 जो है हमारा खान पान की बदलती तस्वीर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर पाठ 15 पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पाठ लिखा गया है वो महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। और ये जो आपका पाठ है ये महादेवी वर्मा जी ने यहाँ पर एक तरह से पूरा रेखा चित्र यहाँ पर खींचा है। इस पाठ को रेखा चित्र के माध्यम से लिखा है कि कैसे एक एक चीज के बारे में यहाँ पर बताया है पूरे पाठ में। तो आप देखेंगे इसमें महादेवी वर्मा जी ने अपने जीवन में जिस तरह से वो एनिमल लवर रही हैं, यानी कि वो जानवरों से, जीव जंतुओं से प्रेम करने वाली रही हैं, पशु पक्षियों से प्रेम करने वाली रही हैं, और किस तरह से उनको बहुत अच्छे लगते थे ये पशु पक्षी, और उनको पालन पोषण वो किस तरह से करती थी, और किस तरह से उन्होंने यहाँ पर मोर के जो बच्चे थे उनका पालन पोषण किया और उनकी जो मृत्यु हुई वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर बताई हैं। आपका चैप्टर ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आपको पढ़ने में इतना मजा आएगा, आप इतने आनंद के साथ इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि चैप्टर आपका बहुत लेंदी है। बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी साथ में चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर नीलकंठ। तो अब स्टार्ट करती है महादेवी वर्मा जी। जैसे कि मैंने कहा है, एक रेखा चित्र के रूप में इस पूरे चैप्टर को लिखा है। तो रेखा चित्र क्या होता है कि कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाती, यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सारी बातें जो है वो सब कुछ इसमें लिखा जाता है। तो उन्होंने शुरू किया है अपने इस पाठ को। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। वो एक दिन की बात करती हैं, उनके घर पर कोई अतिथि आए हुए थे, कोई गेस्ट आए हुए थे, और वो उनको स्टेशन पर छोड़ने गई हुई थी। महादेवी वर्मा जी उन अतिथि को, जो उनके घर पर गेस्ट आए हुए थे, उन्हें स्टेशन छोड़ने गई थी और वहां से वो लौट रही थी। और जब वो वहां से लौट रही थी तो उन्हें उन चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया, जिस दुकान से वो अक्सर चिड़िया, खरगोश या जो भी चीजें वो परचेस करती थी, खरीदती थी या पालने के लिए लेती थी, उन्हें अचानक से उस दुकान की याद आ गई और उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी उसी तरफ से ले चलो, गाड़ी को उसी तरफ मोड़ लो। बड़े मियाँ चिड़िया वाले, दुकान का नाम था बड़े मियाँ चिड़िया वाले। तो बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के पास पहुंचते ही उन्होंने जब वो सड़क पर पहुंची तो उन्होंने ड्राइवर को रुकने का संकेत दे दिया। यानी कि जैसे ही वो दुकान आई, बड़े मियाँ चिड़िया वाले, जहां से वो अक्सर खरगोश, चिड़िया या अन्य छोटे छोटे जो पालतू जीव जंतु होते हैं उन्हें लेती थी, उस दुकान पर जब वो पहुंची तो उन्होंने ड्राइवर से रुकने का संकेत कर दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ कर दिया। वो कहती हैं कि मेरे वहां पहुंचने से पहले ही, मेरे कुछ पूछने से पहले ही, क्योंकि उन्हें पता है ये हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, ये जीव जंतुओं से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और उनका नेचर अभी तक दुकानदार को पता चल चुका है कि ये किस किस्म के व्यक्ति हैं। कुछ लोग होते हैं कि केवल दिखावे के लिए पशु पक्षियों को पालते हैं, लेकिन कुछ लोग उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए उनको पालते हैं, उनको संभालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो क्योंकि दुकानदार को पता चल चुका है कि इनका नेचर कैसा है, ये किस तरह से किस लेवल तक पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं, तो उन्होंने महादेवी वर्मा जी के पहुंचने से पहले ही, कुछ प्रश्न करने से पहले ही कह दिया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था, यानी कि जब आप पिछली बार आई थी
तो आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था, शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। शंकरगढ़ कोई जगह है जहां से एक चिड़ी मार क्या होते हैं, जो चिड़ियों का शिकार करते हैं। चिड़ी मार जो है वो 2 मोर के बच्चों को पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी, उनमें से एक मोर है और एक मोरनी, आप पाल लें। और उन्होंने कहा कि आप इन्हें पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी चीजें, ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दे दूं? तो उन्होंने कहा कि भले ही मैं इनका बिजनेस करता हूं, भले ही मैं ये इनको खरीदने बेचने का व्यवसाय करता हूं, लेकिन क्योंकि जो मोर होता है उसके पंजों से, इसीलिए चिड़िया का या मोर का उनके पंखों के लिए उनके, आपने देखा होगा मोर के पंख भी बिकते हैं, उनके पंखों के लिए, उनके पंजों के लिए इनको अक्सर मारा जाता है, इनका शिकार किया जाता है। और जो कि गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी लोग छुप छुप कर इनका शिकार करते हैं, इनको मारते हैं। तो वो कहते हैं कि कुछ लोग इसीलिए इसको खरीदने आए थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मैं भी तो एक इंसान हूं। भले ही ये मेरी रोजी रोटी है, ये काम करना मेरा व्यवसाय है, मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं हूं तो एक इंसान। मैं कैसे इन मासूम बच्चों को, इन मासूम चिड़ियों को उन्हें कैसे दे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। तो उन्होंने कहा कि टालने के लिए, यानी कि उन लोगों को मना करने के लिए, उन लोगों को यहाँ से वापस भेजने के लिए मैंने आपका नाम ले लिया। मैंने कहा कि गुरुजी ने मंगवाए हैं। फिर उन्होंने, जो दुकानदार है, उन्होंने खुद के लिए कहा, वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, यानी कि ये मेरा काम ही खराब है कि मैं ऐसे चिड़ियों की खरीद फरोख्त करता हूँ, उन्हें बेचता हूँ, उन्हें खरीदता हूँ, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो, यानी कि जिस काम में पकड़ने और मारने के अलावा कुछ है नहीं, ये काम ही बेकार है। यानी लेकिन क्या करें, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा व्यवसाय है। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है, यानी कि जो दुकानदार हैं उनका नाम बड़े मियाँ है, उनके भाषण की तूफान मेल, यानी कि जो उनका भाषण चल रहा है, जो उन्होंने बोलना शुरू किया है, उसका कोई निश्चित स्टेशन नहीं है, यानी कि ये क्लियर नहीं है कि उनकी बात अभी कहाँ जाकर रुकेगी, क्योंकि वे सुनने वाला थक कर जहां रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। यानी कि सामने वाला व्यक्ति जब तक ऊब नहीं जाता, जब तक बस समझ आ गया बोलकर रोक नहीं देता, तब तक वो रुकते नहीं है। तो जब तक सुनने वाला थक कर जहां रोक नहीं देता, उसी को उनकी बात का स्टेशन मान लिया जाता है, यानी कि वहीं पर वो रुक जाते हैं। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा। तो लेखिका कहती है, क्योंकि जिस तरह से वो मुझसे बहुत अच्छे से परिचित हैं, मेरे नेचर को अच्छे से जानते हैं, तो बिल्कुल, क्योंकि मैं भी उनसे काफी टाइम से चीजें खरीद रही हूँ, जीव जंतुओं को खरीद रही हूँ, तो मैं भी उनके नेचर को बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसीलिए मैंने उन्हें ज्यादा बोलने से पहले ही बीच में रोक दिया और पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। तो लेखिका कहती हैं कि उनके हाथ के इशारे की तरफ, यानी कि जिस तरफ उन्होंने उंगली की, बिल्कुल मेरी नजर उसी तरफ गई और मैंने उस तरफ देखा कि एक छोटा सा पिंजरा है, जिसमें ऐसा लग रहा था कि ये तीतर के बच्चे बैठे हैं। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वो पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। यानी कि वो जो पिंजरा था वो 2 बच्चों के लिए इतना छोटा था, ऐसा लग रहा था कि इसमें जो छोटे शावक हैं, बच्चों को क्या कहा जाता है, शावक, पक्षियों के छोटे बच्चे,
शावक जाली के गोल फ्रेम में, जो जाली का गोल फ्रेम था उसमें ऐसे लग रहे थे जैसे कोई चित्र होगा, यानी कि बिल्कुल वो चिपक कर उसमें बैठे हुए थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ के भाषण की मेल चली जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं उन बच्चों को अच्छे से देखती, उनका निरीक्षण करती, तब तक बड़े मियाँ की जो भाषण की रेल है वो चल रही थी, यानी कि वो बातें बताए जा रहे थे। देखिए, कोई भी बिजनेसमैन होता है, उसकी खासियत यही होती है कि वो अपने बिजनेस के लिए, अपना जो भी चीज वो बेच रहा है, जो भी चीजें वो एक तरह से जिस चीज का भी वो बिजनेस करता है, वो उसके बारे में आपको बिल्कुल खड़े खड़े वो उसकी आपको 100 विशेषताएं बता देगा, 100 तरीके से उसके यूज बता देगा, उसके एक फायदे बता देगा। तो आप बिल्कुल इस तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे यार, ये चीज तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको तो लेना ही चाहिए। तो इसीलिए क्योंकि वो भी एक बिजनेसमैन है, तो वो भी इस तरह से पूरी बातें बनाए जा रहे हैं। कहते हैं, ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद, वो कहते हैं ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं और बारहा कहा है, भाई जरा सोच तो, अभी इसमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी रकम मांगने चला, पर वह मुंजी क्यों सुनने लगेगा। यानी कि उन्होंने कहा, मैंने उससे कहा कि भाई देख तो ले जरा, अभी ये बच्चा है, इसमें कभी मोर की कोई खासियत भी है, यानी कि इसके मोर के पंख भी निकले हैं कि नहीं, जो तू इतनी बड़ी रकम मुझसे मांग रहा है। पर वो कहते हैं, वो मुंजी क्यों सुनने लगा, यानी कि वो क्यों मेरी बात सुनने लगा। आपका ख्याल करके, वो कहते हैं, वो यहाँ पर जो दुकानदार है बड़े मियाँ, वो कहते हैं आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा, यानी कि क्योंकि आपने कहा था पिछली बार कि मोर के बच्चे मिल जाए तो ले लेना, तो आपका ख्याल करके मुझे अछता पछता कर लेना ही पड़ा। पर अब आप जो भी मुनासिब समझे, यानी कि अब आपको जो भी अच्छा लगे आप मुझे दे सकती हैं। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब वह मानो जाली के चौखट का चित्र जीवित हो गया। यानी कि वो कहते हैं कि 30 चिड़ीमार के नाम के, यानी कि 30 जो चिड़ीमार से उसने खरीदे हैं, और 5 रुपए का मुनाफा देकर, यानी कि 35 रुपए में वो जोड़ी जब उन्होंने खरीदी और उसको गाड़ी में रखा, तो वो कहती हैं जैसे ही गाड़ी में वो आए, तो ऐसा लगा कि वो चित्र जो है, अभी तक जो बिल्कुल इस तरह से संतरे बैठे हुए थे, वो चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगा कि मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया। और क्योंकि उन्हें गाड़ी में रखा जा रहा था, तो ऐसे छटपटाए वो दोनों शावक जैसे पिंजरा ही उड़ने को तैयार हो गया है। और घर पहुंचने पर, यानी कि जब घर पहुंचे, तो लेखिका कहती है कि सब कहने लगे, तीतर है, तुम्हें मोर कहकर ठग लिया है, ये तो तीतर है, तुम्हें तो मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। यानी कि लेखिका कहती है कि मैं कई बार ठगी जा चुकी थी और इस कारण ये ठगने वाली बात से मैं चिढ़ जाती थी। यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि कोई अगर ठगने की बात कहे तो मैं इस बात पर चिढ़ जाती थी। तो लेखिका कहती हैं कि मैंने अप्रसन्न होकर कहा, यानी कि मैंने लोगों की बात पर अप्रसन्न होकर कहा कि मोर क्या सुरखाब पर लगे हैं, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, तो पक्षी है तो पक्षी ही चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। यानी कि मुझे उनके प्रति चिढ़ाया गया
मुझे उनके लिए एक तरह से सुनाया गया। इसी कारण शायद मेरे व्यक्तित्व में उनके लिए कुछ, उनके प्रति जो मेरा व्यवहार था उसमें कुछ विशेषता आ गई। वो कहती हैं, पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उनका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। यानी कि बहुत छोटा मेरा पढ़ने का कमरा था, मैं उन्हें वहां लेकर गई। सबसे पहले मैंने पिंजरा खोला, सत्तू की गोलियां बनाई, पानी रख दिया कटोरी में, और जो अभी तक वो इतने छोटे से पिंजरे में थे, अब वो इतने बड़े कमरे में आकर मानो खो गए हों। यानी कि वो इतनी दूर 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 चल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों खो गए हैं। कभी मेज के नीचे घुस जाते तो कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छुपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। जो पुरानी रद्दी के कागज थे, उनकी जो टोकरी थी, उसको अपना नया बसेरा बनाया। यानी कि वो बाद में दोनों थक कर उस टोकरी में बैठ गए। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। यानी कि दिन भर वो घूमते रहते और रात में रद्दी की टोकरी में आकर बैठ जाते। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। यानी कि जब उन्हें लगा कि ये हमारे लिए सेफ है, अब वो आश्वस्त हो गए, उनको आश्वासन मिल गया कि अब ये हमारे लिए सेफ है, ये हमें कुछ नहीं करती, ये हमारी हेल्प करती है, हमें खाना देती है, हमें आश्रय इसने दिया हुआ है। तो अब वो थोड़ा सा फ्रेंडली होने लगे। कभी वो लेखिका की कुर्सी पर चढ़ जाते, कभी वो लेखिका की मेज पर चढ़ जाते, कभी तो वो लेखिका के सर पर ही आकर बैठ जाते। तब लेखिका कहती है, खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजे मुझे निरंतर बंद रखने पड़ते थे। खिड़कियों में तो जाली लगी हुई थी, लेकिन दरवाजे, वो कहती हैं, मुझे हमेशा बंद रखने पड़ते थे, क्योंकि खुला रखने पर, अगर दरवाजा खुला रह गया तो उनकी चित्रा नाम की जो बिल्ली थी, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी। यानी कि ये चिड़िया का सबसे बड़ा दुश्मन हो, चिड़िया की सबसे बड़ी दुश्मन होती है बिल्ली। बिल्ली उनके लिए शेर के समान है। जिस प्रकार इंसान के लिए बिल्ली होती है, शेर होता है, बिल्कुल चिड़िया के लिए उसी तरह से बिल्ली उनके शेर के समान है। यानी कि अगर दिख जाए तो 2 मिनट में चट। आपने देखा होगा अपने आसपास कि जब भी चिड़िया वहां पर बैठी रहती है तो बिल्ली इस तरह से घात लगाए बैठती है कि कोई चिड़िया आए और वो उस पर झपट्टा मारे। तो अब लेखिका कहती है कि मुझे हमेशा इसीलिए अपना दरवाजा जो है बंद करके रखना पड़ता था, ताकि अगर इन नवागंतुकों, यानी कि ये नए आए हुए, इन्हें पता नहीं है अभी यहाँ बिल्ली भी है, संभल कर चलना है, तो वो इनको अपना शिकार बना सकती है। और तब उसके शोध का परिणाम क्या होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है, क्योंकि उसकी शोध यानी कि बिल्ली की खोज का परिणाम क्या होता, ये अनुमान करना हमारे और आपके लिए कठिन बिल्कुल भी नहीं है। बिल्ली तो सीधे झपट्टा मारती और मार डालती। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। यानी कि जो वैसे तो वो जानबूझकर किसी चूहे पर भी आक्रमण नहीं करती, लेकिन यहाँ 2 जो ऐसे एक तरह से 2 सर्वथा से अपरिचित, यानी कि जिनको वो कभी नहीं जानती, ऐसे पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। तो उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यही स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मार्जारी के लिए असह्य कही जाएगी। यानी कि वो उसकी दृष्टि में, क्योंकि उसके लिए उसको लगता है कि अगर ये दोनों जो है, ये क्या है, अभी उसके लिए
ऐरे गहरे हैं, यानी कि क्योंकि वो काफी टाइम से यहाँ पर है, उसको लगता है इस घर पर मेरा अधिकार है, ये जो मेरी मालकिन है उन पर मेरा अधिकार है, इस घर की चीजों पर मेरा अधिकार है, तो उसके लिए ये अभी ऐरे गहरे हैं। तो अगर वो देख लेगी कि इस तरह से ये मेरी मेज को अपना सिंहासन बनाए हुए है, तो उसके लिए ये बात बहुत ज्यादा असह्य हो जाएगी और वो शायद फिर इनका क्या करेगी ये तो बाद में ही पता चल पाएगा, वक्त ही बताएगा। अब लेखिका कहती है, जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा। अब धीरे धीरे देखिए, जहां पर चिड़िया रहती है तो क्या हाल उस जगह का हो जाता है, आप समझ सकते हैं। अगर आपकी छत पर आपने देखा होगा कभी, आप चावल के 2-4 दाने अगर डाल देते हैं तो क्या होता है, पूरी छत वो गंदी कर देते हैं, एक स्मेल पूरी छत में फैल जाती है और वो पूरी छत में गंदगी कर देते हैं। तो इस तरह से लेखिका कहती है कि अब जब धीरे धीरे मेरे कमरे का कायाकल्प, यानी कि सारी चीजें गंदी होती रही, कहीं पर पंख पड़े हैं, कहीं पर खाना पड़ा है, कहीं पर पानी पड़ा है, कहीं पर गंदगी पड़ी है, तो जब इस तरह से मेरे कमरे का कायाकल्प एक चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी ही कठिनाई से दोनों को पकड़कर जाली के एक बड़े घर में पहुंचा दिया, यानी कि जाली के एक बड़े घर में डाल दिया, जो उनके घर के जीव जंतुओं का एक सामान्य निवास था। क्योंकि वो एक पक्षी प्रेमी थी, जीव जंतु प्रेमी थी, तो उनके घर पर इस तरह से और भी बहुत सारे जीव जंतु थे और भी बहुत सारे पक्षी थे, तो उनके लिए उन्होंने एक जालीदार कमरा बनाया हुआ था। तो अब यहाँ पर वो कहती है कि उस पिंजरे में जब उन्होंने डाला तो दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। यानी कि जब वो दोनों उस पिंजरे में गए तो वहां पर जो जीव जंतु पहले से थे, जो चिड़िया या पक्षी पहले से थे, जो पशु पक्षी पहले से थे, चाहे वो खरगोश हो, चाहे वो दूसरी चिड़िया हो या चूहा हो या और कोई जो जंतु उन्हें पसंद हो, कुत्ता हो या कोई और हो, तो वो कहते हैं कि उन दोनों ने बाकी सब में ऐसा कौतूहल, एक तरह से जब हमारे घर के आसपास कोई आता है नया तो इतना ज्यादा एक्साइटेड हम हो जाते हैं, या आपकी क्लास में जब कोई नया बच्चा आता है तो अब आप क्या करते हैं, तब आप ऐसे ही एकदम से आश्चर्य, अच्छा अरे एक नया बच्चा आया है हमारी क्लास में, पढ़ने में अच्छा है, बातचीत करने में अच्छा है, खेलने में अच्छा है, ऐसी बातें करते हैं ना आप उसके बारे में। तो बिल्कुल वही चीजें यहाँ पर भी होने लगी, एक कौतूहल बन गया। और बिल्कुल उसी प्रकार जैसे एक नई बहू घर में आती है तो परिवार में कौतूहल का, यानी कि आश्चर्य का, कैसी है बहू, खाना कैसा बनाती है, दिखने में कैसी है, बोलने में कैसी है, स्वभाव की कैसी है, तो एक कौतूहल सा परिवार में हो जाता है। तो जो एक स्वाभाविक सा माहौल है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े। अब उनके जो 2 कबूतर थे वो नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनी अलापने लगे। यानी कि वो जो उनके कबूतर थे जिनका नाम क्या था, लक्का था, उनका जो नाम था लक्का कबूतर था, और वो नाचना छोड़कर, जो पहले बैठकर नाचते थे अब वो क्या करते हैं कि अब वो नाचना छोड़कर अब वो उन दोनों के आसपास घूम रहे हैं, उनके चारों तरफ घूम रहे हैं और गुटर गूं वो रागनी अलाप रहे हैं, यानी कि बार बार वो उस गीत को गा रहे हैं। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण कर रहे हैं। और जो बड़े खरगोश हैं, जो काफी पहले से पुराने उनके पालतू जीव हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से बैठकर बिल्कुल सभ्य सभासदों की तरह, जैसे होता है ना कि जो निरीक्षण करने के लिए जो सभासद बैठे रहते हैं, काफी एक्सपीरियंस होते हैं, वो काफी बुजुर्ग होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से वो बैठे हुए हैं और गंभीर भाव से उन दोनों को देख रहे हैं। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। और जो अभी अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर आए हैं और बहुत छोटे से बहुत प्यारे से नए खरगोश जो अभी हैं,
वो ऐसे जैसे ऊन का गोला घूमता है ना, बिल्कुल ऐसे ही उनके चारों ओर घूम रहे हैं। और जो उनके तोते हैं, तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख को बंद कर कर उनका परीक्षण कर रहे हैं। जैसे हम माइक्रोस्कोप लेते हैं तो हम अपनी एक आंख बंद करके इस तरह से उसको ध्यान से देखते हैं, तो तोते बिल्कुल ऐसे ही ध्यान मग्न होकर एक आंख से उन्हें देख रहे हैं, जैसे कि उनका भली भांति निरीक्षण कर रहे हों। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। लेखिका महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि उस दिन उनका जो चिड़ियाघर था, ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर भूचाल आ गया हो। सब लोग एकदम आश्चर्यचकित थे। सब लोग एकदम से बहुत ज्यादा, जितने भी वहां पर जीव जंतु थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे उन नए लोगों के आने की वजह से। जो नए जीव वहां पर आए थे उनकी वजह से। आगे लेखिका कहती हैं, धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। अब धीरे धीरे जो है मोर के बच्चे बढ़ने लगे, बड़े होने लगे, और उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसे इल्ली से तितली का बनना। तो बिल्कुल अब धीरे धीरे जो उनका कायाकल्प हो रहा था, उनमें चेंज आ रहा था। यानी कि अभी तक वो तीतर के बच्चे के समान दोनों लग रहे थे। आपने देखा होगा कि मोर कितना सुंदर होता है, कलरफुल होता है। तो अब वो धीरे धीरे जो उनमें चेंज आ रहे थे, जैसे मोर में पंख आना शुरू हो गए थे, तो कैसा था, जैसे इल्ली से तितली का बनना। जब तितली छोटी होती है ना, आपने तितली का बनना अभी नहीं देखा है। आप अभी आप की क्लास में अभी जब साइंस आप पढ़ेंगे आगे, तो सबसे पहले तितली बिल्कुल इस तरह की होती है। यानी कि जिस तरह से कीड़ा होता है ना, बिल्कुल इसी तरह की होती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसमें चेंज आते हैं। धीरे धीरे वो अपने आप को बदलती है और फिर बाद में क्या होता है, वो एक सुंदर सी कलरफुल तितली बन जाती है। एक सुंदर सी कलरफुल तितली वो बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर उसमें भी चेंज आ रहा है। क्या हो रहा है, मोर के सर की कलगी और सघन, जो मोर है उसके सर की कलगी और सघन ऊंची और चमकीली होती जा रही है। चोंच अधिक बंकिम और पैनी होती जा रही है। अब वो जो दोनों बच्चे हैं उनको यहाँ पर अच्छा पालन पोषण मिल रहा है और एक तरह से बिल्कुल जंगल सा वातावरण मिल रहा है। सारे जीव जंतु वहां पर उनके साथ हैं। तो वो काफी जल्दी जल्दी ग्रो करने लगे हैं, काफी जल्दी जल्दी बड़े होने लगे हैं। तो मोर के सर की जो कलगी है, सघन है और उस ऊंची चमकीली हो गई है। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई है। गोल आंखें इंद्रनी की नीलाभ ध्रुति झलकने लगी है और लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने लगी हैं। यानी कि जो इस तरह से मोर पे आपने देखा होगा ना कि इस तरह से कलर्स होते हैं, इस तरह से उसमें कलर होते हैं। मोर पंख आपने देखा होगा कितना सुंदर, कितना प्यारा लगता है। तो बिल्कुल इस तरह से नीलाम भी ध्रुति उनमें झलकने लगी है और दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगा है। जो सफेद आलेखन यानी कि जो सफेद इस तरह की जो सींकें आती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से वो साफ साफ जो है दिखने लगी है। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रकलाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीपित हो उठे और धीरे धीरे ये जो उनकी पूंछ है पीछे से वो लंबी होती गई और उस पर जो चंद्रकलाओं सी यानी कि चंद्रमा के समान जो अलग अलग कलाएं बनती है, उनके जैसी इंद्रधनुषी रंग यानी कि जो अलग अलग सुंदर सा रंग है वो उद्दीपित हो उठा। रंग सहित पैरों की गर्वीली गति एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। पैरों की जो गर्वीली गति है यानी कि बहुत सुंदर तरीके से तेज गति से जो मोर दौड़ता है, तो बिल्कुल बहुत सुंदर गति से वो उसे रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची करके दाना चुगना, पानी पीना,
टेढ़ी करके शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता था। तो देखिए, क्योंकि वो एक पक्षी प्रेमी है, वो एक पशु प्रेमी है, तो उनको ज्यादा चीजें पता है कि किस तरह से पशु पक्षी जो है अनुभव करते हैं, किस तरह से वो उनकी भाव भंगिमाएं होती हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर लेखिका एक्सप्लेन कर रही हैं, बता रही हैं अपने अनुभवों को कि कैसे वो जो छोटे छोटे से मोर के बच्चे थे वो अब धीरे धीरे जो है बड़े हो रहे हैं। तो मोर के विकास के विषय में सारी चीजें बता दी कि मोर कैसे बड़ा हो रहा है, कितनी सुंदरता उसमें आ रही है, और गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। वो कहते हैं कि जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा है उसका मैं चित्र नहीं बना सकती। वो रोज नए रंगों के साथ खिलता है, वो रोज नए रंगों के साथ बड़ा होता है। अब मोरनी के विकास के बारे में कह रही है कि मोरनी का विकास, क्योंकि दो बच्चे वो लेकर आई थी, एक मोर जिसमें से था और एक मोरनी। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, क्योंकि मोरनी के पंख नहीं होते, आपने देखा होगा। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक नहीं था कि बिल्कुल वो अगले दिन नई चीजें लेकर आ रहा है, अगले ही दिन नई चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलंगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचरणी होने का प्रमाण देने लगी। यानी कि धीरे धीरे वो भी अपनी सुंदरता से, अपने विकास से, अपनी लंबी धूप छाई गर्दन से, अपनी हवा में चंचल कलिंगी से, और अपनी मंथर गति से, और अपनी पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा से वो भी मोर के समान अपने आप को दिखाने लगी और मोर की ही सहचरणी बनने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। यानी कि उसकी जो ग्रीवा थी, उसके जो गले का भाग था वो नीला था। ग्रीवा, उसकी नीलाभ ग्रीवा के कारण उसका नाम नीलकंठ रख दिया गया, और उसकी छाया के समान रहने के कारण, यानी कि उसकी छाया के समान होने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। तो इस तरह से अब वो उसकी हमेशा छाया बनकर रहती है, हमेशा उसके साथ रहती है, हमेशा उसके साथ चलती है, उसका अनुकरण करती है। तो नीलकंठ मोर का नाम रख दिया गया और मोरनी का नाम राधा रख दिया गया। अब लेखिका कहती है कि मुझे स्वयं ज्ञात नहीं है कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर दिया। यानी कि वो इतना ज्यादा तेज तर्रार हो गया कि लेखिका कहती है कि मुझे स्वयं नहीं पता चला कि कब नीलकंठ ने अपने आप को मेरा जो चिड़ियाघर था उसके निवासी बाकी जो जीव जंतु थे उनका सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे सवेरे ही वह खरगोश, कबूतर आदि की सेना को एकत्रित करके उस ओर ले जाता जहां पर दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की तो वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ जाता। यानी कि अब मोर के अंदर बिल्कुल एक सेनापति का स्वभाव आ गया था, एक संरक्षक का स्वभाव आ गया था। संरक्षक क्या होता है? संरक्षक होता है जो रक्षा करता है। सेनापति होता है जो पूरी सेना का एक तरह से मार्गदर्शन करता है। तो सुबह सुबह वो क्या करता? सब कबूतरों को, तोते को, खरगोशों को और उठाकर अपने साथ उस जगह की तरफ लेकर जाता जहां पर दाना रखा हुआ है, और पूरी चिड़ियाघर में बिल्कुल ठाठ से घूम घूम कर सबकी रक्षा करता, सबकी रखवाली करता, और उसको दिख जाता कि कहीं पर कोई गड़बड़ कर रहा है तो वो दौड़ कर जाता और अपनी चोंच मारकर उसे
दंड देता, उसे एक तरह से उसको सबक सिखाता। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था। जो खरगोश के अभी छोटे छोटे बच्चे थे, वो अपनी चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते, उन्हें अधर पर लटकाए रखता था। यानी कि जब तक वो रोने नहीं लग जाते, चिल्लाने नहीं लग जाते, तब तक वो उसे लटकाए रखता था इस तरह से। और कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्ण वेद संस्कार भी हो जाता। यानी कि कभी कभी जो उसकी चोंच थी वो खरगोश के बच्चे के कान पे इस तरह से गड़ जाती कि खरगोश के बच्चों का कर्ण वेद भी हो जाता था, यानी कि कान छिप जाता था उसकी नुकीली चोंच से। पर वे कभी भी उसे क्रोधित होने का अवसर नहीं देते थे। जो बच्चे थे वो कभी भी उसे क्रोधित होने का अवसर नहीं देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। यानी कि जिस तरह से वो दंड देता था, किसी को भी चोंच चुभा देता था गलती करने पर, खरगोश के बच्चों को शैतानी करने पर कान से उठा लेता था, बिल्कुल जिस तरह से उसका दंड प्रहार था, जिस तरह से उसका दंड विधान था, उसी तरह से उन जीव जंतुओं के प्रति उसका असाधारण प्रेम भी था। यानी कि वो उतना ही प्रेम भी उन सभी जंतुओं से करता था। तो इस तरह से प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ-छुअल सा खेलते रहते। यानी कि जो छोटे बच्चे थे खरगोश के, वो क्या करता, पंख फैलाकर इस तरह से बैठ जाता और छोटे बच्चे जो थे खरगोश के एक तरह से छुआ-छुअल खेलते। तो बहुत ही ज्यादा प्रेम इन सभी जीव जंतुओं में आपस में हो चुका था। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप की जाली के भीतर पहुंच गया। ऐसी ही किसी स्थिति में जब वह एक सांप की जाली के अंदर पहुंच गया, सभी जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। यानी कि एक बार क्या हुआ कि सभी खेल रहे थे और ऐसे में एक सांप जो है जाली के अंदर घुस गया, उन जो जीव जंतु थे उनकी जाली में घुस गया, और सभी जीव जंतुओं ने ये चीज देख ली और वो इधर उधर भाग गए। लेकिन एक शिशु खरगोश जो था, जो एक छोटा सा शिशु खरगोश था, छोटा सा बच्चा था खरगोश का, वह सांप की पकड़ में आ गया। उसको सांप ने पकड़ लिया। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। लेखिका के जो लेखिका का यहाँ पर चिड़ियाघर है छोटा सा, तो सारे जानवर जो है, छोटे छोटे जीव जंतु जो है, वो सब भाग गए और सांप ने एक छोटे से खरगोश के बच्चे को अपने मुंह में पकड़ लिया। अब वह निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया। यानी कि सांप क्या करता है, किसी भी चीज को पूरा निगल जाता है, अंदर निगल लेता है, उसके बाद वो उसे धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है। जैसे बाकी जीव जंतु क्या करते हैं, दांत लगाते हैं, काट लेते हैं, फिर उसके बाद खाते हैं, लेकिन सांप क्या करता है, जिंदा निगल लेता है। किसी भी जीव जंतु को क्या करता है, जिंदा निगल जाता है, उसके बाद वो अपने पेट में धीरे धीरे उसे डाइजेस्ट करता है। तो इस तरह से उसने क्या किया, उसको ऐसे पीछे से पकड़ लिया और आप देख सकते हैं कि वो पीछे की तरफ से उसके मुंह में समाता जा रहा है। यानी कि पीछे का हिस्सा जो है उसने अपने मुंह में इस तरह से दबा लिया। तो फिर क्या हुआ आगे, अब उसने जो शेष आधा बाहर था, यानी कि जो पिछला हिस्सा था वो तो सांप के मुंह में जा चुका था, लेकिन जो आधा हिस्सा था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल रहा था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे। एक तो देखिए कहते हैं ना कि सांप अगर दिख भी जाता है, आपने कहावत भी सुनी होगी, सांप सूंघ जाना। सांप सूंघ जाना यानी कि अत्यंत भयभीत होना। अगर ऐसे कहते ना, ऐसे क्या बैठा है जैसे सांप सूंघ गया हो, बिल्कुल शांत होकर, कोई हलचल नहीं। क्योंकि जब अगर सांप का नाम लेते ही
हमारे अंदर के इस तरह से जो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल आवाज निकलनी बंद हो जाती है डर के मारे। तो उस बच्चे को तो आधा अंदर निगल गया था सांप, और अब डर के मारे जो उसकी चींची की हल्की आवाज थी जो निकल रही थी, वो भी बाकी जीव जंतुओं के कान में नहीं जा रही थी। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। नीलकंठ जो था वो ऊपर दूर एक झूले में सो रहा था। उसी की चौकन्ने कानों में उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। अब क्योंकि वो संरक्षक का काम करता था, उसके कान चौकन्ने थे, तो उसने क्या किया, वो चू चू के स्वर कहीं दूर से उसकी कानों में गए और उसने सर से अपना पूरा शरीर समेटा, अपने कानों अपने पंखों को समेटा और वो एक झटके में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश घायल हो सकता है। यानी कि अगर सांप के फन में चोंच मारी जाए तो उससे क्या हो सकता है, खरगोश को भी चोंच लग सकती है, क्योंकि आधा शरीर तो उसके मुंह के अंदर है। तो उसने क्या किया, उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतना तेज प्रहार किया कि वह अधमरा हो गया। सांप ने उसने क्या किया, फन के पास जो सांप का फन था वहां पर उसने पंजों से जोर से दबा दिया और फिर चोंच से वहीं पर प्रहार किया कि सांप अधमरा हो गया और पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुख से तो निकल आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा, क्योंकि छोटा सा बच्चा था और वो मुख से तो निकल गया, क्योंकि पकड़ ढीली हो चुकी थी, उस पर चोंच लग चुकी थी उसके मुख पर, उसके फन पर, लेकिन वो बिल्कुल निश्चेष्ट हो गया, यानी कि उसकी जो चेतना थी वो चली गई और वो वहीं पर गिर पड़ा। तो इस तरह से आपने देखा अभी तक का जो हमारा चैप्टर है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, और आप अपनी कल्पना शक्ति को खुला रखिए। सोचिए कि आप ये सब देख रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए इस सब चीजों को। तो इससे आपको क्या लगेगा, चैप्टर बहुत ही ज्यादा मजेदार लगेगा। और देखिए आगे भी हमारे पाठ का अभी शेष भाग है, तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जितना पढ़ा है इसको घर पर रिवाइज कर लीजिए। इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।